नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 20 दिसंबर 2024 की थी। यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ था वो ग्रांट कर दिया था। और जो कंप्लेंट जो फाइल की गई थी वो में जो हस्बैंड हैं, उनकी जो वाइफ है उन्होंने फाइल की थी। जो हस्बैंड हैं वो अपीलेंट्स जो हैं वो हस्बैंड के पेरेंट्स हैं, उन्होंने आगे यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका थी वो डाली थी। स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल थी वो डाली थी। हाई कोर्ट में उनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ इस ग्राउंड पे दे दिया था कि अगर एलिगेशंस कहीं भी प्राइम फेशिया केस ना बनाता हो तो ऐसे में हाई कोर्ट की पास इनहेरिट पावर्स होती हैं कि वो रिलीफ हैं वो ग्रांट कर सकती हैं, वो क्वैश कर सकती हैं जो प्रोसीडिंग्स को। और आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये जजमेंट। तो देखिए, जजमेंट थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 2122/2020 की थी। और ये एक अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अनदर है, जिसमें अनदर में जो है वो कंप्लेनेंट को भी रिस्पोंडेंट बनाया गया है। और जो डिसीजन आया था वो फाइनल जजमेंट और ऑर्डर था वो 23 जनवरी 2020 का था, जो कि क्रिमिनल एप्लीकेशन जो फाइल की थी डिविजनल बेंच हाई कोर्ट जुडिकेचर एट बॉम्बे एट औरंगाबाद। मींस इन्होंने पहले जो अपीलेंट्स ने पहले एक याचिका थी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली थी, जो औरंगाबाद की जो बेंच है वहां पर उनकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस हो गई थी। 482 सीआरपीसी के अंदर तहत डाली थी, वहां पे कोई रिलीफ नहीं मिला था। अब इसकी वजह से उनको यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा। और जो एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी एक लतूर में, एक जगह है महाराष्ट्र में, लतूर जगह है, वहां पर 498, 312, 313 और 34 इंडियन पिनल कोड में हुई थी। वो फाइल हुई थी हस्बैंड और अपीलेंट्स के अगेंस्ट में। हस्बैंड और उनके अपीलेंट्स जो हैं पेरेंट्स हैं। और अगर हम कंटेंट्स को देखें तो ये निकलता है कि जो कंप्लेनेंट और जो अपीलेंट के जो सन है उनकी मैरिज थी वो 26 मार्च 2006 को हुई थी। 2 डॉटर्स थी वो बॉर्न हुई थी वेडलॉक ऐसे, और सेकेंड डॉटर जो थी 2011 में बॉर्न हुई थी। और इसके बाद जैसे कंप्लेनेंट हस्बैंड और अपीलेंट्स ने सन की डिमांड की थी, और लेकिन इसकी वजह से उनको इंसल्ट किया जाता था और फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी की जाती थी एज पर द एफआईआर के कंटेंट्स हैं वो बताए गए हैं यहाँ पे। और इल ट्रीटमेंट की वजह से वो अलग से रहने लगी थी। फरवरी 2018 में फर्दर ये एलिगेशन लगाई कि अपीलेंट्स जो हैं वो अपने सन को इंस्टिगेट करते थे, जो कि हस्बैंड ऑफ कंप्लेंट है, और इसकी वजह से वो हमेशा मारते थे कि क्यों नहीं उन्होंने एक मेल चाइल्ड को बर्थ दिया। और फिर एफआईआर में ये भी कहा गया कि 28 नवंबर 2016 को जींस अपीलेंट्स और उनके कंप्लेंट हस्बैंड ने लतूर में विजिट किया, और अपीलेंट ने कंप्लेंट को कहा कि वो खाना खाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया जो कंप्लेंट ने, और इसकी वजह से उनको फोर्स मींस जबरदस्ती खिलाया गया। और जबकि उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया। नेक्स्ट डे उनके पेट में पेन हुआ, दर्द हुआ, उसके बाद उनको ब्लीडिंग हुई। फिर वो जो इसकी वजह से जो अबॉर्शन हो गया, एक बेबी था वो अबॉर्टेड हो गया वूम में, और 5 दिसंबर 2016 को फिर वो डॉक्टर के पास गई। फिर उन्होंने डॉक्टर के साथ अपनी सिस्टर्स को साथ लेके गई, और वहाँ भी डिस्कवर किया कि एक पीस ऑफ फोर्टिस जो है वो अभी भी वूम में है, और इसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट दिया गया। और फोर्स्ड अबॉर्शन जो किया गया था उसकी वजह से उनको फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी हुई, इसकी वजह से कंप्लेंट थी वो दी गई। और अपीलेंट्स जो हैं, जो कि अपीलेंट्स और सन दोनों ने एक क्रिमिनल एप्लीकेशन थी 482 सीआरपीसी में डाली थी, और प्रेयर मांगी थी कि क्वैश कर दिया जाए एफआईआर को। पेंडेंसी थी जब प्रोसीडिंग्स में एक फैमिली कोर्ट लतूर में, और एक 20 मई 2019 में डिग्री और डाइवोर्स था म्यूचुअल कंसेंट से दे दिया गया, और मैरिज थी डिसॉल्व हो गई कंप्लेनेंट और अपीलेंट के सन के बीच में। हाई कोर्ट ने अपना इम्पिंच जजमेंट थी वो दी 23 जनवरी 2020 को। और जो याचिका थी पेरेंट्स की और जो अपीलेंट्स और पेरेंट्स की जो याचिका थी
मीन्स इंक्लूडिंग हस्बैंड का भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो याचिका थी वो डिसमिस कर दी गई थी। और ये जो अब उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर अपील थी वो फाइल की गई, नोटिस तब इशू हुआ और 2 जून 2020 को अब जो मैटर पेंडिंग था तो चार्जशीट भी फाइल कर दी गई थी 8 फरवरी 2021 में। काउंसिल अपेयर हुए दोनों साइड्स के, और जो अपीलेंट्स के काउंसिल ने ये सबमिशन दिया कि अपीलेंट्स का कोई एक्टिव रोल नहीं है और इनको कंप्लेंट में फंसाया गया क्योंकि वो पेरेंट्स इन लॉ हैं, और अगर साथ में ये भी कहा गया कि कोई सीरियस ऑफेंस किया होता तो 28 नवंबर 2016 को तो वहाँ पर मेंशन किया होता डिवोर्स का एक नोटिस जो दिया गया था 15 मई 2018 को, और ये कहा गया कि एफआईआर में कि जो सन और अपीलेंट्स हैं उन्होंने उनका एक एक्टिव रोल था इंसिडेंट में, कोई भी विस्पर नहीं है इस नोटिस में जो बताया गया था। और कंप्लेंट थी वो तब फाइल की गई थी जब नोटिस ऑफ डिवोर्स था वो जब नोटिस ऑफ डिवोर्स इशू किया गया था उसके बाद कंप्लेंट थी फाइल की गई थी, और इस पर्पस ये था कि प्रेशर को बिल्डअप करना अपीलेंट्स और सन को। साफ ये शो करता था कि जो कंप्लेंट थी वो कॉन्कोर्ड थी और इसको सोच समझ के डाला गया था, सिर्फ इंटेंशन थी कि अपीलेंट्स के अगेंस्ट में डिफेंस दी जा सके। और साथ में ये भी कहा कि कंप्लेंट ने कहा कि जो पीस ऑफ फोइटस है वो मुंह में पाया गया था और जब उनको एग्जामिन किया गया था, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी प्रकार का पॉइजनस सब्सटेंस अपीलेंट्स ने दिया गया, कोई भी आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं था। और सबमिशन ये भी दी गई कि अपीलेंट्स और सन ने किसी प्रकार का प्रेशर नहीं किया था कंप्लेंट मीन्स जिसकी वजह से और कोई इस मीन्स अपीलेंट्स और सन ने किसी प्रकार का अगर वो प्रेशर नहीं लगाया होता इस कंप्लेंट के ऊपर तो फिर इसलिए उन्होंने फेवररी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसकी वजह से एक एफआईआर एक और रजिस्टर्ड कर दी गई। मीन्स 25 फरवरी 2019 को सन के अगेंस्ट में एक और एफआईआर रजिस्टर कर दी गई। तो मीन्स पहले एक डिवोर्स का नोटिस भेजा गया, फिर इसके बाद एक और एफआईआर थी वो रजिस्टर कर दी गई। अब की बार 307, 336 और 427 की धाराओं में लगाई गई थी, और ताकि उसमें यह कहा गया कि अपीलेंट ने मारने की कोशिश की थी सड़क में ब्रॉड रेड लाइट पे। अब यहाँ पे बताया कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स थी उसकी वजह से सन को कंपेल किया गया कि वो कोऑपरेट करें डिवोर्स लेने में म्यूचुअल कंसेंट के साथ, और जो कि डिवोर्स था 20 मई 2019 को फैमिली कोर्ट लतूर ने दे दिया। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर हम एलिगेशंस को देखते हैं एफआईआर में तो ये भी साफ निकल के आता है एक प्रकार की एब्सर्ड है और इनहर्टली इम्प्रोबेबल है ये एलिगेशंस। कोई भी ऐसे प्रकार का सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसकी वजह से कंक्लूजन पे आ सके कि कोई भी सफिशिएंट मटेरियल हो जिसकी वजह से अपीलेंट्स के अगेंस्ट में मींस प्रोसीड किया जा सके। और साथ में कहा कि चार्जशीट भी क्लियरली रिवील करती है कि कोई रोल नहीं था जो एक मिसकैरेज जो हुई थी कंप्लेनेंट को। डॉक्टर की स्टेटमेंट चार्जशीट में जो रिप्रोड्यूस की गई है वो साफ बताती है कि कंप्लेनेंट हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि उनको पेट में दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि फोटस जो है वो इनएनिमेट हो चुका है क्योंकि अबॉर्शन पिल्स जो है वुमन ने डाइट में ली है और इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है। कोई भी ओपिनियन नहीं दिया गया कि कब पिल्स थी वो इंजेस्ट की गई, मतलब कब ली गई और किस फॉर्म में ली गई जब उनको लिया गया, और कोई रूल नहीं है अपीलेंट्स का कि जिसकी वजह से उनको एस्टेब्लिश किया जा सके। और जो स्टेट के जो काउंसिल है उन्होंने अपोज किया कि प्राइम फेशिया केस बनता है 498, 312, 314 का, और कंप्लेंट को कंसिस्टेंटली हरास किया गया था कि सेकंड डॉटर बॉर्न नहीं हुई है। सेकंड डॉटर के बाद उनको कॉन्स्टेंट हरास किया था क्योंकि वो मेल चाइल्ड चाहते थे, इसकी वजह से उनको मेंटल और फिजिकल क्रूल्टी की गई थी। और इसके बाद ये भी कहा कि अपीलेंट्स जो हैं वो इंस्टिगेट करते थे अपने सन को क्योंकि कंप्लेनेंट को का इसलिए उनका एक मेजर रोल था हरासमेंट का, और इसकी वजह से अपीलेंट्स भी ने एक मेजर रोल प्ले किया है मिसकैरेज जो सफर्ड हुआ था कंप्लेनेंट ने। और फर्दर सबमिशन दिया कि रिलायबिलिटी और ट्रूथफुलनेस एलिगेशंस को अगर एग्जामिन नहीं किया जा सकता इस स्टेज पे, और हाईकोर्ट ने सही कहा था कि ये प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि जो फॉल्स एलिगेशंस हैं कि फॉल्स एलिगेशन की वजह से जो डिवोर्स लिया गया है अपीलेंट के सन से, सारे पॉइंट्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट ट्रायल कोर्ट ही एग्जामिन करेगी और जब ट्रायल चालू होगा, और इसलिए यह सबमिशन दी कि कोई ग्राउंड नहीं बनता इंटरफेयर किया जा सके। और रिस्पोंडेंट जो कंप्लेंट के काउंसिल है उन्होंने सपोर्ट किया जो लर्नड काउंसिल थे स्टेट के। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जो सन है अपीलेंट्स के, जो कि फॉर्मर हस्बैंड है कंप्लेंट के, वो भी पिटिशनर थे प्रोसीडिंग्स में हाई कोर्ट में जब उन्होंने क्वेश्चन की याचिका लगाई थी। अब यहाँ पर स्पेशल लीड पिटिशन सेपरेटली फाइल की गई थी अब जिसको टैग किया गया था प्रेजेंट अपील में, लेकिन सन जो है अपीलेंट के वो एक्सपायर्ड हो गए और इसलिए
जो अपील थी वो डिस्पोज्ड हो गई एज अबेटेड और 10 जनवरी 2024 में। और प्रेजेंट केस में एलिगेशंस थी जो रेस की गई थी कंप्लेनेंट ने एफआईआर में, उसे एग्जामिन किया जाता है तो कि क्या एलिगेशन जो अगर फेस वैल्यू पर ले ली जाए तो कोई किसी प्रकार का ऑफेंस बनता है अंडर अपीलेंट्स के केस में 498, 312, 313, 34 आईपीसी में। अब 498 क्या कहता है, उसकी जो डिटेल प्रोविजन था वो यहाँ बताया। 498 जो इसे कहते हैं हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टेड हर टू क्रूरल्टी, ये बेयर एक्ट का जो सेक्शन था वो बताया गया है। अब इंग्रेडिएंट्स जो बनते हैं 498 के कि क्रूरल्टी जो है विक्टिम के केस में होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको वो उनको मींस डिराइव कर दे कि एक प्रकार की सुसाइड करें या फिर ग्रेव इंजरी करें अपने आप को, और जो कंडक्ट इस प्रकार का हो जो कि खतरनाक हो, इंजरी हो जिसकी लाइफ, लिम्ब और हेल्थ से रिलेटेड हो। तो ये सेकंड पार्ट्स जो है रेफर करता है हरासमेंट जो सेटिस्फाई करता है अनलॉफुल डिमांड ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी रेज्ड बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स। तो यहाँ पर कहा कि एलिगेशन कुछ किसी प्रकार की नहीं थी जो इससे सेकंड पार्ट जो है वो एस्टेब्लिश होता है, क्योंकि अनलॉफुल डिमांड कहीं नहीं थी इसमें, इसलिए जो सेकंड पार्ट हरासमेंट का जो डेफिनेशन थी, मींस जो एक्सप्लेनेशन था वो कवर नहीं हो रहा है। एफआईआर के ऊपर देखा जाए तो एलिगेशन जो दी गई थी कंप्लेनेंट में 2015 में दी थी। अपीलेंट्स ने कहा कि उनके ऊपर मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी की गई है इसकी, क्योंकि उन्होंने मेल बर्थ चाइल्ड को नहीं बॉर्न किया, बर्थ नहीं दिया है। इस एलिगेशन जो कंप्लेंट की है वो एक वेग है, कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ हरासमेंट जो है वो मेंशन नहीं किया गया है और कोई स्पेसिफिक रोल और एलिगेशंस भी नहीं है जिसकी वजह से कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं बनता है फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी का जो मैं मेंशन किया गया है। अगर जो ऑमनीबस स्टेटमेंट को ली गई है जो फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी की अफ्लिक्ट की गई है बिकॉज कंप्लेंट ने एक मेल चाइल्ड नहीं बर्थ किया था, मींस कंप्लेंट जो है वो मेल चाइल्ड नहीं दे पाई थी। और अपीलेंट्स अगर यहाँ पर कहा कि इससे इतना मेंशन किया गया कि अपीलेंट्स ने इंस्टिगेट किया था हस्बैंड को कि वो हरास करे कंप्लेंट को, कोई स्पेसिफिक और प्रिसाइज इंस्टेंस जो है वो नहीं मेंशन किया किस तरीके से अपीलेंट्स ने इंस्टिगेट किया था अपने सन को और एक्ट्स जो कमिट किए गए थे वो, जिसकी वजह से डायरेक्ट रिजल्ट बनता है इंस्टिगेशन का। तो यहाँ पर फिर कहा कि एक एप्रोप्रिएट होगा एक डिसीजन आया था, रिसेंट जजमेंट आई थी कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील 5199 ऑफ 2024 दारा लक्ष्मी नारायणा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना अदर्स। तो उस जजमेंट में कोर्ट ने इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 498 को डील किया था और कहा कि क्या अट्रैक्ट होती हैं ये सारी धाराएं जब कोई वेग एलिगेशन जो कंप्लेंट वाइफ लगाती हो, तो तब उसमें क्या बताया गया, उसके कंटेंट्स यहाँ लिखे गए हैं पैरा नंबर 17 में 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर उसके बाद 25। अब यहाँ पर बताया कि उस केस में ये केस भी उसी केस की तरह सिमिलर नेचर है जब कंपैरिजन करें इस प्रेजेंट केस में। इस कोर्ट में ये हेल्ड किया गया कि जो वेग एलिगेशन ऑफ क्रूरल्टी जो लगाई गई थी कंप्लेंट ने, जो कि वाइफ थी और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड के अगेंस्ट में लगाई थी जिनमें पेरेंट्स इन लॉ हैं, उनको डायरेक्ट कर दिया इन क्राइम में बिना किसी रीजन के। पैरा नंबर 18 और 21 ये कहते हैं कि जो कंटेंट्स है एफआईआर का वो वेग और ऑमनीबस है और एफआईआर में जो एलिगेशंस हैं वो प्रिसाइज एलिगेशन जो हैं वो नहीं पाई गई हैं, लैक कर रही हैं और इसकी वजह से एक लीगल नोटिस था वो डिवोर्स का कंप्लेंट द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर ये कंक्लूड किया गया था एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई थी एज ए रिटेलिएटरी मेजर के तौर पे, ताकि एक जो हस्बैंड के साथ कोर्ट्स को सेटल किया जा सके और उनके रिलेटिव्स के साथ भी। एक और जजमेंट आई थी जया दीप सिंह, प्रवीण सिंह चावड़ा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और तब ये कहा गया था उस जजमेंट में कि अपीलेंट जो गिल्टी हैं सेक्शन 498 का वो उसे मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन इंग्रेडिएंट 498 का डिस्कस किया गया है, वहां पे ऑब्जर्व किया गया था कि क्रूरल्टी सिंपलिस्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑफेंस कर दिया जाए, क्योंकि ये किया जा सकता है किसी भी इंटेंशन के साथ। एक प्रकार की ग्रेव इंजरी हो जिसकी वजह से सुसाइड को ड्राइव करने के लिए इंटेंशन हो उसको सुसाइड ड्राइव करने के लिए, या फिर इंटेंशन की इस प्रकार की मींस वाइफ को फोर्स किया गया और रिलेटिव्स को, ताकि वो अनलॉफुल डिमांड्स जो है वो पूरी कर सके। अब क्रूरल्टी जो है यहाँ पर कहा कि सिर्फ क्रूरल्टी से ऑफेंस नहीं बन जाता है, इसका साथ एक इंटेंशन भी होनी चाहिए जिसकी वजह से ग्रेव इंजरी हुई हो
या फिर विक्टिम को ड्राइव किया गया हो कि वो सुसाइड कर लें, और या फिर किसी प्रकार की ग्रेव इन्फ्लिक्ट करें, ग्रेव इंजरी को मतलब वाइफ को। इस प्रेजेंट केस में एलिगेशंस में एफआईआर में कुछ भी ऐसा नहीं निकल के आया है कि इस किसी प्रकार की एलिगेशंस नहीं थी, सिर्फ एक प्रकार की एलिगेशंस थी कि इंजरी जो इन्फ्लिक्ट की गई थी कंप्लेनेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट को, वो एक वेग स्टेटमेंट थी कि सन जो हैं और अपीलेंट्स हैं वो मारते हैं। कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं थी कि इंजरी की नहीं बताई गई थी जो कि अपीलेंट्स ने कॉज की गई हो। प्रेजेंट केस में अगर हम लेटर हाफ ऑफ एफआईआर को देखें तो यहाँ पर ये कहा गया था अपीलेंट्स को एक पॉइजनस फूड दिया गया था अपीलेंट्स ने, और उसको फोर्सफुली कंज्यूम करने को कहा गया था, जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ हो। और ऑफेंस 312 313 के अट्रैक्ट होते हैं। 312 और 313 क्या कहता है उसके कंटेंट्स यहाँ लिखे। 312 जो है कॉजिंग मिसकैरेज है, और 313 जो है कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट है, जिसमें सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होती है, और या फिर सजा डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म होती है जो कि 10 साल तक होती है। प्रोसीड्यूरल और प्रोविजंस को देखने के बाद ये क्लियर होता है कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो बनते हैं 312 के, कि मिसकैरेज जो है वो एक वॉलंटरीली कॉज्ड होनी चाहिए, और इसे गुड फेथ में नहीं किया जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ ए वुमन। वुमेन के लाइफ को बचाने के लिए ये गुड फेथ आ जाती है। तो यहाँ पे होता है कि वॉलंटरीली कॉज्ड होना चाहिए। सेक्शन 313 आईपीसी ये कहता है कि ऑफेंस तभी अट्रैक्ट होता है कि अगर ऑफेंस अंडर सेक्शन 312 इंडियन पिनल कोड का कंप्लीट मतलब हो बिना किसी कंसेंट ऑफ वुमेन के। और प्रेजेंस जो इंग्रेडिएंट्स थे ऑफेंस के 312 313 के, उसे फर्दर एग्जामिन किया गया चार्जशीट को प्रोसीड करने के बाद, जो 8 फरवरी 2021 की थी। स्टेटमेंट जो डॉक्टर ने दी थी, जो उन्होंने ट्रीट किया था कंप्लेनेंट को, जो एलएस इंसिडेंट हुआ था 28 नवंबर 2016 को, जो कि चार्जशीट में भी पाया गया, उसको भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस कर दिया गया है। और स्टेटमेंट को देखने के बाद ये रिवील होता है कि कंप्लेनेंट ने खुद कहा है कि वो जो प्रेगनेंसी थी उसको रिवील्ड कर दी गई थी, और उनको जो टेस्टिंग किट थी उससे उन्होंने अपने आप को टेस्ट कर लिया था। और ये भी कहा कि 7 दिन के बाद वो हॉस्पिटल में आई थी। और जब एलिज्ड इंसिडेंट हुआ तो यहाँ मेंशन किया गया था एफआईआर में कि कंप्लेनेंट जो है वो एक सेपरेट हाउस में रहते थे, क्योंकि उनको हरासमेंट दी जाती थी बाय अपीलेंट्स और उनके सन में। और अपीलेंट्स जो है वो एक गांव में रहते थे जो कि लतूर से दूर था, लेकिन कोई रीजन नहीं बताया गया एफआईआर में क्यों अपीलेंट और सन जो है वो उनके घर में आए थे लतूर में जिस दिन वाकया हुआ था। और कहीं भी ऐसा विस्पर नहीं है एफआईआर में जो कंप्लेंट ने ये कन्वे किया हो कि जो न्यूज ऑफ प्रेगनेंसी थी अपीलेंट्स को दी गई हो और उनके सन को दी गई हो। साथ में कई अनयूजुअल है कि जब एलिगेशन 312 313 आईपीसी की लगाई गई अपीलेंट्स के, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है सराउंडिंग द प्रेगनेंसी और नॉलेज टू द अपीलेंट्स जो है वो एफआईआर में नहीं पाई गई। तो यहाँ पर कैटेगरी के मेंशन किया जाता है कि एफआईआर और अपीलेंट्स ने जो पॉइजनस फूड था वो लेकर आए थे और अपने गांव से लेकर आए थे। और इस यहाँ से निकल के आता है कि उनके पास एक प्रायर नॉलेज थी अबाउट दी प्रेगनेंसी। इट विल मीन दैट कि उनको एक नॉलेज होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी की ऑफ द कंप्लेनेंट, और किसी प्रकार की कम्युनिकेशन और इंटीमेशन जो है वो कंप्लेनेंट ने नहीं दिया था, जो कि एफआईआर में बताया था कि जिसकी वजह से रिमोटली इस कंक्लूजन पे आया जा सके कि अपीलेंट्स जो है वो कंप्लेनेंट की प्रेगनेंसी के बारे में अवेयर थे। और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की जजमेंट थी, उसके यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। और ये सारे जजमेंट थे। अब इस स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल की जजमेंट में एक बताया गया था कि ये उस जजमेंट में पाया गया था कि कोर्ट्स ने जो हेल्ड किया था ये कि जो एलिगेशन एफआईआर जो कंप्लेंट में अगर उसे फेस वैल्यू में ले लिया जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है इंटायरली, और चाहे वो प्राइम फेशियल केस कंस्टिट्यूट ना करता हो हस्बैंड के केस में। तो हाई कोर्ट ने भी जस्टिफाइड किया था और प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ये हेल्ड किया गया था कि अगर अनकंट्रोवर्टेड एलिगेशन एफआईआर में है और एविडेंस जो कलेक्ट किया गया है इन सपोर्ट, तो अगर वो ऑफेंस डिस्क्लोज ना करते हो तो ये केस बनता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, और हाई कोर्ट जो है वो जस्टिफाइड होगी अगर हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट जो है वो जस्टिफाइड होगी अगर क्वैशिंग की प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। तो कोर्ट मतलब अपनी जहाँ पर कोर्ट ने बताया हुआ, और प्रेजेंट केस में भी ये जैसे कि ऊपर डिस्कस किया गया था, जो फैक्ट्स जो है वो लिए गए थे फेस वैल्यू में, कहीं भी ये रिवील नहीं करके हुआ था कि
कोई भी स्पेसिफिक इंस्टेंस था क्रूल्टी का कमिट किया हो अपीलेंट्स ने, हमारे व्यूज में सिर्फ ये कह देना कि क्रूल्टी कमिट किया कंप्लेंट्स ने और सम रीजंस के साथ, इसकी वजह से कोई ऑफेंस 498 का नहीं अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट एलिगेशन थी कि स्पेसिफिक इंसिडेंट जो कि रिलेट करती हो मिसकैरेज जो कास्ट बाय अपीलेंट्स ने की हो, वो भी डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पर बताया कि एलिगेशंस को परस्यू करने के बाद और एनालिसिस करने के बाद कंपेयर भी किया गया स्टेटमेंट और डॉक्टर की, जो ये निकल के आया कि अगर एलिगेशंस को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए फेस वैल्यू में तो उसे प्राइम फेशिया नहीं बनता है कि केस जो है अपीलेंट्स के अगेंस्ट में प्राइम फेशिया केस नहीं बनता है। तो इसलिए कंप्लेंट लॉन्च की गई थी जब नोटिस आया था डिवोर्स का कंप्लेंट ने दिया था, और कोई भी विस्पर नहीं था एलिगेशंस का क्रूल्टी का और मिसकैरेज जो किया हो अपीलेंट्स ने। तो अलेज्ड इंसिडेंट जो हुआ था 2016 में, अब कंप्लेंट फाइल हुई थी, नोटिस ऑफ डिवोर्स जो दिया गया था 2018 में, और लास्ट एलिगेशन थी, सॉरी जो लास्ट नहीं तो लेटेस्ट अलेज्ड इंसिडेंट जो था एफआईआर का वो 2016 का था, और इसमें सीरियस एलिगेशन थी 312 313 की लगाई गई थी। एक्सप्लेनेशन था कि डिले इन फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट बाय द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट जो दी गई है कंप्लेंट ने, तो यहीं से कहीं भी ये उन्होंने ये कहा था कि वो मैरिटल रिलेशंस को नहीं स्पॉइल करना चाहती हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि उन्होंने खुद कहा है कि वो सेपरेटली रह रही थी और वो मैट्रिमोनियल हाउस से बाहर आ गई थी, और फिर उसके बाद जो है वो नोटिस जो है वो डिवोर्स का दिया गया था 15 मई 2018 को। तो ये सर्टेनली मीन ये करता है कि तभी ये बनता है कि वो बिलीव करती थी कि ये मैरिज जो है वो ब्रोकन डाउन हो चुकी है और किसी कोई स्कोप नहीं बनता रिकॉन्सिलेशन का। तो ये काफी डिफिकल्ट टू बिलीव होगा कि जब कंप्लेंट जो है सच ड्रास्टिक स्टेप्स ले रहा था ले रही थी, तो वहां पर कहीं नहीं जो प्रेजेंट एफआईआर में और जो 6 मंथ्स का जो नोटिस पीरियड डिवोर्स का दिया गया था, वहां पर जो प्रेजेंट एफआईआर थी वो फाइल नहीं की थी फॉर अनदर 6 मंथ्स तक, जब नोटिस ऑफ डिवोर्स दे दिया गया था। और जब नोटिस ऑफ डिवोर्स जो है वो कम्प्लीटली साइलेंट था, जो एलिगेशन जो लगाई गई थी एफआईआर में, जो कि सब्सिक्वेंटली फाइल की गई थी। जो नोटिस ऑफ डिवोर्स जो अदर हैंड एलिगेशंस थी, उनके एलिगेशंस थी कि जो कि डिमांड ऑफ मनी थी, ज्वेलरी थी बाय द कंप्लेनेंट फ्रॉम द कंप्लेनेंट से मांगी जा रही थी बाय द सन ऑफ द अपीलेंट। तो ये एक वेग एलिगेशन थी। फिजिकल असॉल्ट जो है वो अपीलेंट के सन ने दिया था। कोई भी एलिगेशन क्रूल्टी की जब मिस कैरेज की जो नहीं लगाई गई थी, जो साबित करती हो मीन्स जिसकी वजह से अपीलेंट्स को मीन्स की वजह से मीन्स अपीलेंट्स की वजह से हुआ हो मिस प्रकार का क्रूल्टी और जो मिसकैरेज हुआ। और फैक्ट्स देखने के बाद इस पर कंक्लूजन पे आया कि जो प्रोसीडिंग्स जो दी गई थी, इनिशिएट की गई थी, वो एक अल्टीरियर मोटिव के साथ दी गई थी ताकि प्रेशराइज किया जा सके सन ऑफ अपीलेंट को, वो अपनी कंसेंट दे सके डिवोर्स को। जो टर्म्स ऑफ कंप्लेंट जो सेट की गई थी कंप्लेंटें और प्रोसीडिंग्स जो थी वो यूज की गई थी वेपन के तौर पे बाय द कंप्लेनेंट। एक पर्सनल डिस्कॉर्ड था कपल्स के बीच में। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसको फिर से रेफर किया जाता है दारा लक्ष्मी नारायणा की जो जजमेंट है, जहां पर कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव क्या 498 के और उनके कंसर्न्स क्या थे। अगर इस जो सेक्शन का मिसयूज हो रहा है तब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, उसका पैराग्राफ यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया गया है। और इस यहाँ पर उसके पढ़ने के बाद यहाँ पे कहा कि हम ये होल्ड करते हैं कि इस प्रकार की जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को अगर कंटिन्यू किया जाएगा अपीलेंट्स में, तो वो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। प्रेजेंट केस में अब हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि एलिगेशंस जो कंप्लेंट ने लगाई थी उसे प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता कि वो फॉल्स है, और वेदर दे आर बिलीवेबल और नॉट, और कि इसे विश्वसनीय है कि नहीं, ये सब ट्रायल कोर्ट द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ होल्ड करते हैं कि एनॉर्मस अप्रोच थी वो हाई कोर्ट ने अडॉप्ट की थी, मीन्स ली थी हाई कोर्ट ने, और जो प्रिंसिपल्स जो लेट डाउन किए गए थे, जो केस आई थी जजमेंट भजन लाल की, तो एलिगेशन जो लेवेट की गई थी कंप्लेंट के, तो वो शुड बी एट द लीस्ट लेटेस्ट गिविंग अ प्राइम फेशियल कंसिडरेशन। तो हमारे रिजल्ट के साथ ये केस फिट है, जहां हाई कोर्ट ने को अपनी इनहर्ट पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए था 482 सीआरपीसी में, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर देना चाहिए था। इसलिए हम इस अपील को अलाउ करते हैं और फॉलोइंग ऑर्डर पास करते हैं। जो अपील थी वो अलाउ की जाती है। इम्पिंज जजमेंट और ऑर्डर थी जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे एट औरंगाबाद में दी गई थी, और जो क्रिमिनल एप्लीकेशन जो थी वो फाइल की गई थी, जो उसको क्वैश किया जाता है और सेट असाइड किया जाता है। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी अपीलेंट्स के अगेंस्ट में एफआईआर नंबर सो एंड सो
जिसमें फाइनल रिपोर्ट जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लातूर की कोर्ट में थी और सारी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अराइज जो हुई हैं उसे भी क्वैश किया जाता है, सेट असाइड किया जाता है। प्रेजेंट एप्लीकेशन जो कोई भी होगी उसे डिस्पोज किया जाता है। तो ये जजमेंट आई थी 20 दिसंबर 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।